स्टार्ट करो। कल हम लोग इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे थे, सेल इंजरी के पार्ट में। कल तुम थे क्लास में? हाँ? 9 सेकंड मतलब काहे की? सेकंड तो बहुत निकल गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कैमरा नहीं चल रहा था? हैं? हाँ, देखो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कल हम लोग पढ़ रहे थे। इन्फ्लेमेशन लिखो। हाँ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। लिखो। डिफाइन एज प्रोलॉन्ग प्रोसेस। प्रोलॉन्ग प्रोसेस, प्रोलॉन्ग प्रोसेस लिखो। ये लिखो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के आगे लिखो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड। अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन तो लिख ही लो, फिर समझाते हैं। डेफिनेशन में है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिफाइंड एज प्रोलॉन्ग प्रोसेस in which tissue destruction and inflammation occur occur at the same time। एट द सेम टाइम। समझ में आया कुछ? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है? लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग, ठीक है, प्रोलॉन्ग प्रोसेस। क्या लिखा है? इन विच, क्या लिखा है? इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन अकर एट द सेम टाइम। मतलब लंबे समय तक किसी टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट होता रहेगा। अगर वो डिस्ट्रक्ट मतलब नष्ट होता रहे, कम मतलब उस पर चोट लगती रहे या किसी केमिकल से डिस्ट्रक्ट होता रहे, तो ये डिस्ट्रक्शन ही क्या कहलाएगा? इन्फ्लेमेशन कहलाएगा। कोई टिश्यूज अगर डैमेज हो जाता है और लंबे समय तक वो डैमेज होता रहे तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जैसे आज चोट लगी, कल ठीक हो गई, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वे होंगे जो लंबे समय तक किसी टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन अगर होता रहेगा तो एट द सेम टाइम उसे हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मतलब एक सिंपल शब्द में 2 ही लाइन की डेफिनेशन है। क्या है? एक वर्ड है प्रोलॉन्ग। क्या प्रोलॉन्ग है? टिश्यूज का डिस्ट्रक्ट होना। मतलब 2 ही शब्द है इसमें। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक, क्रॉनिक में लग जाएगा। और क्या डिस्ट्रक्ट हो रहा है? टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट हो रहा है, टूट फूट हो रही है, और बार बार हो रहा है, लंबे समय तक हो रहा है, तो हो जाएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। लिखिए। लिख लेना। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या लिखा है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड एज प्रोलॉन्ग, क्या लिखा है? डिफाइंड एज अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन विच डिस्ट्रक्ट, क्या लिखा है? इन विच टिश्यू, उन टिश्यूज में लंबे समय तक क्या प्रोसेस होता है? डिस्ट्रक्शन। टिश्यूज, TISSUE, टिश्यू।
टिश्यू, यस नहीं टिश्यू, कोई भी टिश्यू, ठीक है। क्या लिखा है, डिफाइंड है प्रोलॉन्ग प्रोसेस Slowly inflammation is defined as prolonged process in which tissue destruction and inflammation occur at the सेम टाइम, ठीक है। अगर किसी टिश्यूज में लंबे समय तक कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें उसके फलस्वरूप क्या होगा, उसमें स्वेलिंग आएगी। वो स्वेलिंग क्या कहलाएगी, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहलाएगी। दूसरा लिखो, chronic inflammation can be caused by one of following three ways। तीन कौन कौन से रास्ते हैं, हाँ, chronic inflammation can be caused by one of following three ways। नंबर 1 लिखिए, chronic inflammation फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर आया है तो पहले एक्यूट ही हुआ होगा। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वही कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक वे तो ये है। भाई क्रॉनिक कैसे बना होगा, पहले खांसी आई, खांसी का इलाज नहीं किया या खांसी ठीक नहीं हुई तो क्रॉनिक हो गई। ऐसे ही है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैसे बना, फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कैसे समझिए, व्हेन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ऐसे समझ लीजिए, व्हेन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन, कोई टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हुआ, इज एक्सटेंसिव, कैसे हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लिख लो। अच्छा, व्हेन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन लिख ही लो, नहीं उसी में लिखो, व्हेन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन, कम से कम घर में एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। व्हेन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन इज एक्सटेंसिव, अगर किसी टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन एक्सटेंसिव मतलब बढ़ रहा है, हो रहा है बार बार, एक्सटेंसिव, आर द बैक्टीरिया सर्वाइव एंड परसिस्ट, सर्वाइव कर रहा है या उसमें परसिस्ट है, बैक्टीरिया सर्वाइव एंड परसिस्ट इन स्मॉल नंबर at the site of acute inflammation। जैसे कि यहाँ पे लिखो, निमोनिया टर्मिनेटिंग, निमोनिया की स्पेलिंग क्या है, नहीं, पी साइलेंट है, PNEU, हाँ, PNEU, ध्यान रखना, अब यही टर्मिनोलॉजी है। अब सीखते जाओ इसी बात को, इस शब्दों का भी, अब किसी के सामने निमोनिया तुमने लिख के देना है, अब स्पेलिंग नहीं आती होगी तो क्या वहाँ बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। तो निमोनिया की स्पेलिंग क्या है, PNEUMONIA, निमोनिया। मतलब ऐसे टर्मिनोलॉजी पे जरूर ध्यान देना जिसमें साइलेंट होते हैं कुछ शब्द, और बोलने में क्या लिखा, निमोनिया टर्मिनेटिंग इन लंग एब्सेस। निमोनिया क्या हो जाएगी, अगर ठीक नहीं करेंगे तो निमोनिया किस में बदल जाएगी, लंग एब्सेस में। क्या लिखा है, निमोनिया टर्मिनेटिंग इन लंग एब्सेस, एब्सेस मतलब फोड़ा, AB लिखो स्पेलिंग, ABSECESS, एब्सेस, एब्सेस मतलब फोड़ा बन जाएगा। तो क्या होगा, निमोनिया को अगर हम क्या करें, निमोनिया टर्मिनेटिंग इन लंग एब्सेस, अगर वही छोटी चीज बड़ी चीज में तब्दील हो जाएगी अगर उसको हम सही समय पे इलाज नहीं करते हैं। यही क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, निमोनिया भी एक इन्फ्लामेशन थी, वो एक्यूट थी, लेकिन अब लंग में एक एब्सेस बन गया तो क्या हो गया, क्रॉनिक हो गया। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स हमारे पसलियाँ चलने लगती हैं, हाँ, क्योंकि लंग्स सही से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले नहीं पाते हैं, तो जब ले नहीं पाएंगे तो निमोनिया का मतलब भर जाता है पूरा बलगम से, या जो हमारी लेयर होती है। हाँ, अभी निमोनिया पढ़ाएंगे आगे। लिखो दूसरा, रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन।
recurrent attacks of acute inflammation. देखो इसमें when repeated, जैसे बार बार अटैक करना, रिकरेंट मतलब कोई चीज को बार बार अटैक करते रहेंगे, बार बार अटैक करते रहेंगे, तो वही कह रहे हैं रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। व्हेन रिपीटेड बाउट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बाउट का मतलब मारना बार बार, उस पर बाउट करना। व्हेन रिपीटेड बाउट्स, BOUTS, बाउट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन culminate in chronicity of the process, chronicity of the process, that is क्या होगा इसका, जैसे इन रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक लिखो एग्जाम्पल में, दैट इज, हाँ chronicity of the process, एग्जाम्पल में इसके लिखो इन रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI लिख दो खाली ब्रैकेट में, रिकरेंट UTI, ये रिकरेंट UTI मतलब समझ जाएंगे, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, UTI शॉर्ट में लिख लो, इन रिकरेंट UTI लीडिंग टू क्रॉनिक पाइलोन नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस लिख लो, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस लिख लो, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, NEPHRITIS, क्रॉनिक नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन में, किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्राइटिस, NEPHRITIS, नेफ्राइटिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस। रिपीटेड एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर लिख लो, रिपीटेड एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ब्लैडर में स्टोन बन जाती है तो कैसे बनती है, जब इकट्ठा होते 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 खूब हो जाती है तो कहते हैं उसमें स्वेलिंग आ गई गॉल ब्लैडर में, वही रगड़ता रहता, कोलेसिस्टाइटिस होती है ना, तो उसके अंदर अगर बार बार रगड़ता रहेगा तो क्या बन जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर बन जाता है, वो क्रॉनिक एक तरीके से उसके अंदर वो आ गई। लिख लो एग्जाम्पल में क्या लिखा, UTI लीडिंग टू क्रॉनिक नेफ्राइटिस, रिपीटेड, अगला लिखो रिपीटेड एक्यूट इन्फेक्शन इन गॉल ब्लैडर, आगे लिखो रिपीटेड एक्यूट इन्फेक्शन, एग्जाम्पल में है रिपीटेड एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर लीडिंग टू क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस, CHOLE, हाँ CHOLE सिस्टिस, TITIS, कोलेसिस्टाइटिस। अब आप समझ पाए कि एक्यूट कोई चीज़ अगर है और लंबे समय तक अगर वो प्रोलॉन्ग पड़ी रहती है, तो जैसे UTI हुई ध्यान नहीं देंगे तो वही किडनी को खा लेगी, किडनी के नेफ्रॉन में स्वेलिंग आ जाएगी, धीरे धीरे नेफ्रॉन का मतलब जो किडनी से मतलब गंदगी को छानने की यूनिट है एक तरीके की, उसे कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, पढ़ते होंगे रिपोर्ट में देखेंगे, आगे लिखा होता है EGFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालते हैं, जितना किडनी अच्छा छान पाएगी उतना अच्छा उसका GFR होगा, ग्लोमेरुलर मतलब उसके छेद, तो नेफ्रॉन भी क्या है, उसकी स्मॉल यूनिट है जो गंदगी को छानने में मदद करती है। तो क्या हो जाता है, अगर UTI को ध्यान नहीं देंगे तो क्या बन जाएगा, वो धीरे धीरे नेफ्राइटिस हो जाएगी, मतलब नेफ्रॉन में स्वेलिंग आ जाएगी, ये क्रॉनिक है, ठीक है, समझ में आई बात है। रिकरेंट अटैक बार बार अटैक होना, किसी चीज़ पे बार बार अगर अटैक होगा, बार बार किसी इंजरी पे, किसी चोट पे, किसी टिश्यूज पे अगर बार बार होगा तो रिपीटेड बाउट से एक्यूट इन्फ्लेमेशन आता है, वही एक्यूट इन्फ्लेमेशन कल्मिनेट हो जाता है क्रॉनिसिटी में, बार बार करने से। फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, थर्ड नंबर लिखिए, थर्ड नंबर लिखो, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हाँ बस सेकंड हो गया, दो एग्जाम्पल दे दिए,
अब दूसरा हो गया ये, हाँ थर्ड पॉइंट लिखो, ये दूसरा था। दूसरे में दो एग्जाम्पल लिखाए थे, वो एग्जाम्पल हैं नंबर 1 नंबर 2। नंबर 3 लिखो, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग डी डी ई और एन ओ वी ओ, नो, स्टार्टिंग डी नो, ये भी बताएंगे वर्ड है डी नो। आगे लिख लो इसमें, वेन डी नो एन ओ वी ओ, स्टार्टिंग डी अलग है, नो अलग है, डी नो एन ओ वी ओ, वेन, हाँ एन ओ वी ओ, वेन द इन्फेक्शन, when the infection with organism of low pathogenicity is, पैथोजेनिसिटी लिख लेंगे, पैथोलॉजी से लिखते हो पैथोजेनिसिटी, GENICITY, जेनिसिटी, इज क्रॉनिक फ्रॉम द बिगिनिंग, एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, E.G बना लिया करो, दैट इज, जैसे एग्जाम्पल E.G मतलब एग्जाम्पल, ई बिगिनिंग, दैट इज इन्फेक्शन विद, लिखो आगे, इन्फेक्शन विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम, माइको लिखो या MICO, माइको, बैक्टीरियम के स्पेलिंग लिख लोगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, BACTERIUM, बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, लिख लिया। तो क्या समझे इससे, पढ़ो इसको, व्हेन द इन्फेक्शन विद ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गन में, अंग में, क्या लिखा है, लो पैथो, मतलब जो पैथोजेनिसिटी, मतलब जैसे पैथोलॉजी बहुत दिख नहीं रही है, अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो क्रॉनिक में टीबी तुरंत बदल जाएगी, वो एक्यूट कुछ होती नहीं टीबी। टीबी क्या है, टीबी हो गई तो हो गई, अब उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पैथोलॉजी उसकी तब आएगी जब तुमको इन्फेक्शन हो चुका होगा, बुखार आने लगेगा, यानी वो इन्फेक्शन आपके शरीर में फैल जाएगा, मतलब लो पैथोजेनिसिटी, मतलब उसकी पैथोलॉजी तब हम कराते हैं जब हमको अटैक कर लेता है, यानी वो इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें एक्यूट और क्रॉनिक कुछ नहीं होता है। ठीक समझ गए ना, टीबी में एक्यूट और क्रॉनिक नहीं होता है, टीबी हो गई तो हो गई, वो 6 महीने के इलाज चलेगा, उसका बैक्टीरिया तभी मरेगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखा है उन्होंने, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्टिंग डिनो, यानी पहले दिन से ही वो क्रॉनिक है मेरा। तो इसमें क्या आपने पढ़ा, इन्फ्लेमेशन में आपने पढ़ा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो आपने 3 पॉइंट पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा ना कि कोई भी क्रॉनिसिटी कब बनती है, पहले एक्यूट होगा और लगातार वो अगर इन्फेक्शन बना रहा तो वो क्रॉनिक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे क्रॉनिक एक्यूट से नहीं बनता है, वो इन्फेक्शन आते ही वो क्रॉनिक ही है। जैसे टीबी एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं वो पहले दिन से ही हमारे एक्यूट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमको इन्फेक्शन आते हैं तो उनकी पैथोलॉजी होती है, जांच करा लिया, देख लिया, परख लिया। टीबी पहले से पता नहीं चलेगी, जब वो आ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तभी आपको उसकी पैथोलॉजी मिलेगी। ठीक है, और क्या पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था, कुछ पढ़ा था कल, कल तो थे तुम। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सेल इंजरी में, हम लोग लीवर को पढ़ रहे थे, पढ़ा था तुमने। हाँ, फैट मेटाबॉलिज्म, ये लिखा था आपने, क्या क्या लिखा था इसमें, ठीक है। लीवर में अगर इन्फ्लेमेशन है,
ठीक है। तो लीवर की सेल भी क्या होती हैं, इन्फेक्टेड होती हैं, तभी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आएगा। नहीं, सेल इंजरी वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो जितनी भी सेल इंजरी हम पढ़ते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी अगर हमारी टिश्यूज में कोई डैमेज है या कोई सेल डैमेज होती है, वो हमारे शरीर के कोई पार्ट, लंग्स भी हो सकता है और लीवर भी हो सकता है। यानी कि लीवर को जो हम पढ़ रहे थे, जो फैट होता है वो हमारी सेल्स को क्या करने लगता है, डेट, मतलब डेट करता है। इसलिए हमारा लीवर कहते हैं ना फैटी, मतलब डिजेनरेट करने लगता है। किसको डिजेनरेट करता है, जो सेल्स हैं उन्हीं को डिजेनरेट करेगा। तो धीरे धीरे उसके कार्य करने की क्या होती है, क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। तो लीवर में एक वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, लीवर के टेस्ट में कैसे इन्फॉर्मेशन हम पता लगाएंगे। तो जो LFT कराते हैं उसमें दो चीज़ें आप पढ़ते होंगे, SGOT और SGPT। SGOT, SGPT, ये आप LFT जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें दो टेस्ट होते हैं, उनसे हम पता लगाते हैं कि लीवर में इन्फ्लेमेशन कितना है। SGPT, हाँ, SGOT, SGPT अलग अलग हैं, दो टेस्ट है। SGOT क्या होता है, सीरम ग्लूटामाइन, ठीक है, और ऑक्सीडो एसिड्स, ऑक्सीडो एसिड और ट्राई एमाइनेज, ठीक है, ट्राई एमाइनेज। और क्या लीवर का इन्फ्लेमेशन हो गया, क्रॉनिक है। अब आप नया चैप्टर तो इसलिए शुरू नहीं किया जा सकता कि कोई फायदा नहीं है, फिर सारे लोग छूटेगा, है ना, नया चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। तो आज इन्फॉर्मेशन कल चुके पढ़ा रहे थे तो इसीलिए आज उसको कंटिन्यू कर लिया कि वो कोई स्पेशल पार्ट नहीं, वो तो कल के पार्ट का ही पार्ट था। अब गैंग्रीन और नेक्रोसिस आज पढ़ानी थी, तो गैंग्रीन नेक्रोसिस अब जब सभी क्लास में रहेंगे तो पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता जरूर है। नेक्रोसिस और गैंग्रीन बड़ा पार्ट है, क्योंकि पढ़ना है, क्वेश्चन आते आता है। नेक्रोसिस भी आएगा, गैंग्रीन भी अब पूछा जाता है, इन्फॉर्मेशन भी पूछा जाता है, सारा पूछने वाले क्वेश्चन है। नहीं, कुछ टेस्ट वगैरह तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, जो तुम्हारे चैप्टर में उतने पूछा जाएगा, कोई अलग से कोई नहीं। ये तो हम जनरल बता देते हैं कि आपको काम करना है तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी जानते रहो, है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ जो है बुक्स में जो लिखा उतने पढ़ा जाए। जानकारी कोई भी हो जाएगी तो तुम्हारे काम आएगी। और ये कोर्स भी एक्चुअली क्या है ना, जानकारी का कोर्स है, ये कोई एग्जाम में रटने वाला एग्जाम नहीं कि पीसीएस का एग्जाम देना है तो इसमें क्वेश्चन आएगा। यहाँ क्वेश्चन से ज़्यादा हमें सीखना है। हम फिजियोथेरेपी करने जा रहे हैं, मतलब हमको ओवरऑल अपने आर्गन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जैसे किसी को कोई एक्सरसाइज आपको बतानी है और मान लिया उसके लीवर में इन्फ्लेमेशन है, तो आपको वो एक्सरसाइज नहीं बतानी है जो उसके पेट पे असर डाले। अगर आपको आता होगा तो बेहतर समझ लेंगे। जैसे SGPT और SGOT कोई भी दिक्कत है तो आपको बेहतर नॉलेज होगा कि हाँ, इसकी रिपोर्ट देखी और आपको समझ में आया कि इनको फिजियोथेरेपी में कौन कौन से पार्ट कराए जाएं तो ये ठीक हो जाएंगे। तो आपको फिजियोथेरेपी करनी तो मतलब आपको ओवरऑल पैथोलॉजी भी आनी चाहिए और एनाटॉमी भी अच्छी आनी चाहिए, फिजियोलॉजी भी अच्छी आनी चाहिए। अगर तीनों सब्जेक्ट आपके पास अच्छे होंगे तो आप आर्गन कहाँ पे है, कैसा है, पता लगा लेंगे। उस आर्गन की क्या फिजियोलॉजी है, कैसे काम करता है ये जानते हैं। दूसरा, क्या पैथोलॉजी हमें करानी है, कौन सी हमें, मतलब इसकी पैथोलॉजी में क्या ज़रूरत है, या रिपोर्ट देख करके हम पता लगा लेंगे तो ये नेक्रोसिस है, गैंग्रीन है, या और कोई भी जो भी दिक्कत है उसको हम पता लगा लेंगे। तो जब आप पढ़ते हैं तभी तो सीख पाएंगे, बिना पढ़े तो नहीं सीख सकते। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि सीखें तभी इस कोर्स को करने का मतलब है। ये तो बार बार मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट डे से सीखने के लिए पढ़िए। आप इसलिए नहीं पढ़िए कि आपको खाली एक डिग्री मिलेगी, एक कोर्स मिलेगा। आपको प्लेसमेंट में तभी फायदा होगा जब आप इसको अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि जॉब तभी मिलती है जब आपके पास नॉलेज होता है। बिना नॉलेज के जॉब नहीं मिलने वाली है, और मिलेगी भी तो आपको महीने 2 महीने में ही कोई किक कर देगा। कोई क्यों रखेगा आपको? आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप जॉब छीन लेंगे, तो आप टैलेंट नहीं है तो जॉब आपसे छीन ली जाएगी। तो आप टैलेंट पैदा करो अपने अंदर। पढ़ाई ऐसी करनी है कि जिससे कि आपको जहाँ पे जाएं वहाँ पे आपको लगे कि हाँ, हमको आता है और हम सीख लेंगे।
यही सिलेबस का जो दिया गया है उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है, अच्छा सिलेबस है, पढ़िए। ठीक है, तो आज क्योंकि अकेले नया चैप्टर तो नहीं हो सकता है। ये तुम्हारे फोन में है, हमको भेज देना, वो भेज देना। हाँ, लाओ भी अटेंडेंस तुम्हारी लगा ले। कितना बजा है? 4:49। चलो बैठते हैं, और क्या। आज है 19 में सब लोग एब्सेंट हैं आज, अंकित खाली हैं। हाँ हाँ, तो इसके पहले क्या जॉब कर रहे थे आप? अच्छा, बैंक में कर रहे थे। नहीं ठीक है, कोर्स वाला ठीक है, अगर कर लोगे मन से तो मेरे जानने में मैं खुद ही भेजता हूँ लोगों को। बहुत लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब कोई फिजियोथेरेपी बता दीजिए, तो भेज देते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे आते हैं, मेरे पेशेंट ही हैं कई फिजियोथेरेपिस्ट। और एक लड़के को तो भी लोहिया में मिल गई, लोहिया में कर रहा है। पूर्णेश त्रिपाठी एक लड़का था, अभी मेरे आता था जल्दी ही, पिछले साल शुरू, वो लोहिया में पा गया। तो अभी क्या होगा, आने वाले समय में फिजियोथेरेपी की डिमांड और बढ़ेगी, और हर, मुझे लग रहा है हर पीएससी और सीएससी पे धीरे धीरे होने लगेंगे। तो तुमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छे से करो, पढ़ो, जब कोई टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, तो यही जो पढ़ाया जा रहा है यही काम आएगा। ये इसको हल्के में ना लो। मान लिया अभी गवर्नमेंट जॉब निकल आए, और गवर्नमेंट जॉब में 100 सीटें हैं और भरने वाले 1000 हैं, तो क्या होगा, जो पढ़ा लिखा होगा वही उसको क्वालिफाई कर पाएगा। अब तो तुम दौड़े दौड़े घूमोगे कि लो तैयार कर लें तैयार कर लें, तो एक दिन तक तैयार होता नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब तुमको मौका मिला है तो पढ़ लो। मान लिया कब वैकेंसी आ जाए, कब पता नहीं मौका मिल जाए। कितनी एज है तुम्हारी? 35, 32। शादी हो गई? शादी हो गई, आधार कार्ड हो गया। एक्चुअली अकेले थे तो क्लास बहुत बड़ा नहीं लिया। हाँ, एक टॉपिक पूरा हो गया था। शादी नहीं हुई अभी? चलो तब तो अभी मौका है, अभी पढ़ने का मौका है, पढ़ो और क्या, साल खान पढ़ लो। अभी एज है, मतलब 40 तक नौकरी मिलने की संभावना है, और गवर्नमेंट भी जॉब आएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा ना, हर आदमी को अब ज़रूरत, दवा से ज़्यादा ज़रूरत है आदमी को एक्सरसाइज की और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। मैं खुद देख रहा हूँ पेशेंट दवा से ठीक नहीं हो रहे हैं, दवा खाते खाते लोग परेशान हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी की, हाँ, क्लिनिक बढ़ रही है धीरे धीरे। हाँ, देखिए जितनी क्लिनिक बढ़ेगी उतनी वैल्यू बढ़ेगी, ये विज्ञान है। एलोपैथी की कितनी क्लिनिक है? एलोपैथी की कितनी क्लिनिक होंगी? सैकड़ों, हजारों, सब चलती। ये कभी मत सोचो कि ये बढ़ गए हैं तो हमारी दिक्कत होगी ना। बढ़ गए मतलब तुम्हारे लिए ऑप्शन है, इसका मतलब है डिमांड है, तभी तो बढ़ रही है। इससे क्या सीखना है, बाजार बढ़ रही है मतलब बाजार में डिमांड है, तभी क्लिनिक कोई खोलेगा। हम कहते हैं हमारी डिमांड ना हो, हम कैसे क्लिनिक खोल लेंगे? बंद कर देंगे भाई। 4 दिन मरीज नहीं आएंगे, 5वें दिन ताला लगा देंगे, महीने भर बैठेंगे, 2 महीने बैठेंगे, बंद कर देंगे। इसका मतलब जितने फिजियोथेरेपिस्ट हैं सबकी क्लिनिक चल रही हैं, तभी खुलती जा रही हैं।
आपने बीएचएमएस में मास्टर डिग्री भी नहीं, बीएचएमएस से नहीं किया, हमने बीएचएमएस से ही किया। बीएचएमएस ही बहुत है क्या, इसमें मास्टर डिग्री का कोई यूज नहीं है। मतलब आप पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही घूम फिर के वही सब्जेक्ट आपको वहाँ करना है, तो उसमें कोई प्रैक्टिस के लिए कोई मतलब यूज नहीं है। यूज है तो टीचिंग के लिए, जिसे टीचिंग करनी है वो मास्टर करता है। मास्टर डिग्री जैसे वो यही चीज है, एमटेक वाला लोग करते हैं तो मास्टर टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए हमेशा ध्यान रखो, जो एमडी किया है, एलोपैथ छोड़ दो। एलोपैथ में तो इसलिए कि उनको स्पेशलाइजेशन करना होता है, हमारे यहाँ कोई स्पेशलाइजेशन तो है नहीं भाई। हमारे यहाँ कोई आर्थो का, न्यूरो का कोई डॉक्टर तो बनता नहीं। होम्योपैथी में काहे की एमडी करोगे आप, सब्जेक्ट ही करोगे, सब्जेक्ट वही घूम फिर के है, मेटेरिया मेडिका ऑर्गेना ये। तो अब उसके आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने जब जाएंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, एमडी ही लिखेंगे खाली। अच्छा, एलोपैथ में क्या करता है, जब एमडी लिखता तो लिखता है आगे एमडी ऑप्थेल्मोलॉजी, एमडी गायनी, एमडी मेडिसिन। तो वहाँ अलग अलग ब्रांचेस हैं, इसलिए उनके लिए एमडी का मतलब, और हम लोगों के एमडी का कोई बहुत मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पीजी इसलिए किया है कि हमको टीचिंग करनी है, या अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए। क्या डॉक्टर साहब एमडी किए हैं, मतलब एक प्रैक्टिस में भोकाल जमाने वाली बात है। इसमें पेन से लिखते कैसे बनता है, इसको भी जरा आज कर ही लें, यहाँ से खुलेगा ना। हम्म, व्हाइट बोर्ड कहाँ गया। इसका पेन नहीं है यहाँ। आता है इससे नहीं होगा। इसका कोई मतलब ही नहीं, लिखते तो बन रहा है। व्हाइट बोर्ड कहाँ है इसका। पेन करो पेन। बोर्ड कहाँ है, मेन तो व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा, पिछली बार तो आ रहा था। ये अच्छा, कल तो आ रहा था, इसमें बड़े आराम से आ गया था। हाँ, ये तो हटा दो इसको, तभी काटो पर काटो, तो काट से जाओ। कल तो होते तो आपने किया था, बड़े आराम से आ गया था। ये क्या है, ये डेस्कटॉप, इसमें क्या है, एडमिन सेटिंग, इसमें तो नहीं होगा, हमारा अकाउंट ही नहीं बना है।
ये तो दूसरी चीज आ गई। तो मेरा आपका अकाउंट भी बना है इसमें, हाँ। व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड तो उस दिन आ गया था, अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं था। व्हाइट बोर्ड, हाँ अभी व्हाइट बोर्ड तो आ जाता है। मैं कंप्यूटर जाके करा था। अभी तो कोई क्लास है नहीं तुम्हारी कुछ?